हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस आप लोगों को दो बातें ध्यान रखनी। पहले कि आप लोग एक काम करिए कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको कोई एक नया क्वेश्चन मिल गया तो उसका नोट्स बना लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरी बात प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्लाइड वाइज करेंगे, तो आप लोग कम से कम स्क्रीन पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अपने से देखिएगा, फिर उसके बाद मैं तो आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस दो बातें ध्यान में क्या रखने की, नोट्स भी बना लीजिएगा और क्वेश्चन एक बार अपने ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन को पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले आप लोग एक बार एटलीस्ट अपने ट्राई करिए। वैसे भी एक क्वेश्चन मैंने जो अपना रिवीजन वाला वीडियो बना तो उसमें डिस्कस किया था, तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है कि द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या दे रहा है कि भैया हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती कि नहीं। और मैंने बताया था कि जब कभी भी एनर्जी रिलीज हो तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन बताइए क्या होता है, बताइए। हाँ, एंडोथर्मिक में बेसिकली आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस क्या होता है भैया, मतलब कि एक प्रोसेस हो रहा है, मतलब आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। जैसे हमने आइस को मेल्ट करके वाटर बना सकते हैं, वाटर को हम लोग क्या बना सकते हैं, मतलब लिक्विड वाटर फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं। तो यह क्या है, यह बेसिकली आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में आया। और लास्ट क्या है, फिजिकल प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल प्रोसेस भी रिवर्सिबल प्रोसेस की कैटेगरी में आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है इसमें सब्सटेंस जो है उसका कैरेक्टर नहीं चेंज होता, लेकिन यह क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में पूरा कैरेक्टर चेंज होता है। ठीक है, बस इतना इसमें पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी देखिए आप लोग की क्या ध्यान रखना है, अगर कभी भी हीट रिलीज होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करिए। इसमें क्या दिया कि अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें पूछ रहा है भैया कि अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा है। अपने से एक बार ट्राई करिए, कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, तो हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। ये तो बात हो सकती है। तो यह बेसिकली हमारा केमिकल चेंज का तो भैया पहली प्रॉपर्टी है कि हमारे केमिकल चेंज में क्या होता था कि हमारा जो सब्सटेंस रहता था उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल हो जाती थी। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या होगा, सही होगा। लेकिन इसमें पूछा डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। दूसरा हमारा क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। ये भी बात सही है कि अगर मान लीजिए नया सब्सटेंस आपका बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए और बी है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना है, सी बना है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ए और बी में क्या हो रहा है, बॉन्ड आपका जो पहले से नहीं था वहाँ पर नया बॉन्ड बना कि नहीं, बिल्कुल बना। तो न्यू केमिकल बॉन्ड बना कि नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या है, ये भी सही है। लेकिन हमें यहाँ पर गलत पूछा है, तो थर्ड हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या कर दिया कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये भी बात सही है कि नहीं। हम लोग देखते थे कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता था कि हमारा जो है एक कंपोनेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता था, दूसरा वाला हमारा पहली की जगह शिफ्ट हो जाता था। कुल मिला जुला कर वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग जो आपका एटम ज़्यादा रिएक्टिव होता था लेस रिएक्टिव को हटा देता था। वो बात हुई कि नहीं, बोलिए आप लोग, सही बात है कि नहीं। ये तीनों हमारे ऑप्शन क्या सही है। हम लोग फोर्थ क्या दिया कि चेंजिंग ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट इनटू द अनदर एलिमेंट। यहाँ पे प्यारे बच्चों कह रहा है कि आपका एलिमेंट ही चेंज हो रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हमारा कभी भी एलिमेंट नहीं चेंज होगा, भले से जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं तो एलिमेंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन ही रहेगा, क्लोरीन आपका कभी हाइड्रोजन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुला कर डी वाला आपका ऑप्शन सही है। देखिए ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को डिस्कस की थी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें क्या दिया कि इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। चलिए आप लोग बताइए कौन सा लॉ इसमें सेटिस्फाई होता है। पहला है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोशन। ये तो भैया बिल्कुल ही गलत है, ये तो भैया हमारी फिजिक्स का टॉपिक है। सेकंड क्या दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी तो हमारा गलत ही है। फोर्थ क्या दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा बताइए, हमें जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो उसमें हमने कभी देखा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, नहीं, एनर्जी वहाँ पे नहीं बेसिकली होती है। वहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग देखते थे क्या बैलेंस होता था, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास ही फॉलो होता था। मतलब कि हमारा मास हमेशा कंजर्व रहेगा, न तो डिस्ट्रॉय होगा न तो नया क्रिएट होगा। तो वैसे भी डाल्टन ने हमें बताया था कि हमारा मास न तो क्रिएट हो सकता है न तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कुल मिला कर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, कितने बच्चों ने सही किया कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए। क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग इसे एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए अपने से। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑल द मेथड मेंशन बिलो कैन यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, बेसिकली रेंसिडिटी वाला कंसेप्ट लगेगा। तो रेंसिडिटी में हमने देखिए पढ़ा ही था, तो एक बार ट्राई करिए आप लोग। तो हो गया। तो देखिए एक्सेप्ट यहाँ पर पूछ रहा मतलब जिसके सिवा। तो पहला क्या करें, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। यह तो बात बिल्कुल ही सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो रेंसिडिटी प्रोसेस होता है उसमें हम लोग, हमारा मेन वजह किस वजह से हमारा फूड खराब हो जाता था, क्योंकि एयर के कंटेक्ट में आ जाता था। जब भैया हमारे खाना में एयर ही नहीं रहेगी, एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वहाँ पर एयर रहेगी नहीं, तो वहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा नहीं। तो इस वजह से पहला वाला हमारा लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते थे। सब तो हमने देख ही लिया था, तो यह बात तो सही है। दूसरा क्या कि स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि हम जो टेम्परेचर कम रख देते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं और कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, जिससे हमारा फूड क्या रहता है, सेफ रहता है। दूसरा क्या कि कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। देखिए कंटेनर में रख रहे हैं, लेकिन अगर क्लीन और कवर है तो उससे हमें नहीं मतलब, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और हमारा फूड खराब हो जाएगा। तो ये वाला बात आपकी क्या है, सही है। यानी आप आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये वाला ऑप्शन सही है। और लास्ट क्या करें, ऑलवेज टचिंग द फूड विद द क्लीन हैंड से भी अगर हम टच करेंगे तभी तो एयर के कांटेक्ट में है। तो कुल मिला जुला कर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एयर कांटेक्ट अगर आ गया तो आपका फूड खराब हो जाए, चाहे आप लोग क्लीन हैंड से छुएं, चाहे उसे कितना भी कवर कर करके। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला सेकंड क्या सही है? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि देखिए पूछ रहा है एक्सेप्ट मतलब उसके सिवा। तो यानी फर्स्ट थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट यानी आपका प्यारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी है। समझ में आया? कुल मिला जुला के यहाँ पर रेंसिडिटी वाला ही कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो एक बार इसको क्वेश्चन को आप लोग अपने ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों में पूछ रहा है कि जो हमारा रस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। चलिए आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही। देखिए जो हमारा रस्टिंग होता है तो हमारा पहले तो हमें एक बात कन्फर्म होनी चाहिए, वहाँ पर हमारा क्या क्या कंबाइन होता है, फेरस प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है कि नहीं, बिल्कुल फॉर्म करता है। तो वहाँ पे हमारा तो एक बात हमारा तो कंफर्म होगा, वहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। यानी आपका ऑप्शन ए या बी में से दोनों में से कुछ सही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रस्टिंग वाला आयरन वाला प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली हमारा कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी आपका बी नंबर सही है। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं, तो एक बार आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बस आप लोग बात में ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या दिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि जो आपकी रस्टिंग प्रोसेस होती है तो वह कौन सी रिएक्शन की टाइप है। तो देखिए एक बात आप लोग क्लियर की, जब हमारा रस्टिंग में क्या होता है, हमारा फेरस है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है। देखिए मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि फेरस और ऑक्सीजन मिलकर आपके फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब भी ऐसा केस होता था तो हमारा कौन सा रिएक्शन होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी कि वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता था। एक बात तो कंफर्म हो गई कि रस्टिंग ऑफ आयरन में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा ही होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी तो हमने जानते हैं कि हमारा रस्टिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे सही करेंगे और कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन स्टोर ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिसमें पूछ रहा है कि भैया कौन सी गैस आप बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि आपका फूड जो है लॉन्ग टाइम तक रहे। बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस होगी, हाँ बिल्कुल होगी। यही नाइट्रोजन गैस का तो हम लोग यूज़ करते हैं ना। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल करते हैं। ऑक्सीजन गैस तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन से तो हम लोग बेसिकली बचाते हैं ताकि वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो और आपका क्या फूड हमेशा सेफ और सिक्योर रहे। अब हम बात करते हैं नियॉन गैस होगी। नियॉन गैस तो मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह तो इनर्ट गैस होती है, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिएक्शन पर बेस है, तो बस आप लोग रिएक्शन मेमोराइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड ए मेटल एक्स इज यूज फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक। तो हमने क्या देखा था कि भैया जो हमारे जितने भी रेल ट्रैक होते हैं वहाँ पर अगर मान लीजिए पार्टीशन, यानी मतलब कि हमें दो रेलवे लाइन को जोड़नी है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते थे, आयरन ऑक्साइड और एक और मेटल यूज़ करते थे। बताइए वो मेटल कौन है, यही बात पूछ रहा है। बताइए आप लोग।
हाँ बहुत सही, कॉपर ग्रेनुल्स होता था, ये बिल्कुल नहीं होता था। मैग्नीशियम रिबन तो हो ही नहीं सकता। सोडियम पैलेट भी नहीं होता था। वहाँ पर बेसिकली हमारा एल्युमिनियम डस्ट होता था, उसी को हम लोग यहाँ पर फेरस सॉरी आयरन ऑक्साइड के साथ मिक्स करके और उसको हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर अपने रेलवे ट्रैक को जोड़ते हैं। यह बात पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर रेल ट्रैक को हमें किस से जोड़ के बताइए आप लोग, हाँ दोनों रख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड और वहाँ पर एल्युमिनियम डस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बस आप लोग एक बार गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें देखिए क्या पूछे, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज ए टाइप ऑफ, तो ये बताइए कौन सा टाइप होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि एडिशन रिएक्शन होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एसिड और बेस, क्या है प्यारे बच्चों, अगर एसिड है और बेस है, इसको मिला देंगे तो हमारा क्या बेसिकली बनता है, ये हमारा बेसिकली प्यारे बच्चों हमारा सॉल्ट बनता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा यहाँ पर होगा। तो देखिए हमें ध्यान रखना, अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर कवर करेंगे एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें सब चीज़ें आएंगी। बस आपको ध्यान रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली आपका एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट वैसे भी न्यूट्रल होता है। तो जब यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन बताइए आप लोग, यहाँ पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं हो सकता, एडिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता, डिकम्पोजिशन भी रिएक्शन नहीं हो सकता। तो कुल मिला जुला कर ये आपका इतने ही हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किया। अगर प्यारे बच्चों आप लोग कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर यहाँ तक आ चुके चैनल कर सब्सक्राइब, ठीक है। और कोई भी आंसर में आपको दिक्कत हो, कोई डिफिकल्टीज आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।